हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सुपर डन क्लासेस। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, भगवान का नाम लेते रहो और इसी तरह से मजे में पढ़ाई करते रहो। तो फ्रेंड्स, ये है क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर नंबर 9। बच्चा, क्वेश्चन सीरीज को हमने स्टार्ट किया था 10th क्लास बोर्ड के लिए। तो 10th क्लास बोर्ड के जो न्यूमेरिकल्स और जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कवर कर रहे हैं क्वेश्चन सीरीज में। तो बच्चा, क्वेश्चन सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस। जितने भी प्रीवियस ईयर में बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं अभी तक, उन सबको हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं। तो बच्चा, क्वेश्चन सीरीज में मैंने आपको कार्बन कंपाउंड्स और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ये कवर करवा दिया है। अब हमारा जो टर्न है वो है इलेक्ट्रिसिटी का। क्वेश्चन सीरीज में हमने स्टार्ट किया है इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चा, इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर मैं आपको करवा चुका हूं। तो फर्स्ट लेक्चर जिन बच्चों ने नहीं देखा है अभी वो टाइप करें इलेक्ट्रिसिटी 01 बाई शैलेन शर्मा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी 01 बाई सुपर डन क्लासेस, राइट, या फिर क्वेश्चन सीरीज 09 बाई सुपर डन क्लासेस। किसी भी तरह से आप सर्च बार में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। क्लियर है? सुपर डन क्लासेस जरूर याद रखना। अच्छा, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को शेयर करना ना भूला करें भाई। अपने सारे फ्रेंड्स को बोल दो कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है, और क्वेश्चन सीरीज में मैं आपको प्रीवियस ईयर के बहुत अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ, जहां जो क्वेश्चंस आपको एज इट इज बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे, राइट। तो आज के लेक्चर में मैं आपको करवाने वाला हूं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2, और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब की बात करेंगे, और एक अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल है। तो चलिए करते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलो चेक करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? इन द सर्किट डायग्राम शोन, सर्किट डायग्राम आपको दिखाया हुआ है, द टू रेजिस्टेंस वायर ए एंड बी आर ऑफ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन and same material, but A is longer than B, which ammeter, that is A1 and A2, will indicate higher reading for current, give reason। बच्चों, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन को समझो पहले। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज को समझने के बाद में फिर क्वेश्चन को आप लिखना। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने ये बोला हुआ है कि बच्चों, डायग्राम में हमें दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, एक रेजिस्टेंस है A, एक रेजिस्टेंस है B, और दोनों रेजिस्टेंस के जहां इस वाले रेजिस्टेंस से इस वाले रेजिस्टेंस से जो करंट पास होता है, करंट पास होगा, उसको मेजर करने के लिए A1 और A2 हमने अमीटर लगाया हुआ है। अच्छा, दोनों रेजिस्टेंस का जो एरिया है बच्चा, एरिया ऑफ A और एरिया ऑफ B दोनों आपस में इक्वल है। दोनों का मटेरियल भी सेम है, इसका मतलब इन दोनों का रेजिस्टिविटी भी सेम होगा। गॉट इट? लेकिन बच्चा, जो लेंथ है LA वो बड़ी है और LB छोटा है। मतलब लेंथ A वाले रेजिस्टेंस की लेंथ ज़्यादा है और B वाले रेजिस्टेंस की जो लेंथ है वो कम है। अब हमसे ये पूछा है कि इन दोनों में से अमीटर जो A1 और A2 है, इन दोनों में से कौन सा वाला अमीटर ज़्यादा रीडिंग देगा। तो बच्चा, ज़्यादा रीडिंग देगा इसका मतलब करंट की वैल्यू किस में ज़्यादा होगी। हमसे पूछा है करंट की वैल्यू किस में ज़्यादा होगी, ये हमसे पूछा हुआ है। तो जरा चेक करें। सबसे पहले बच्चा जरा बात करो करंट। I इज इक्वल टू बच्चा होता है हमारे पास V अपॉन R। क्या होता है? I इज इक्वल टू V अपॉन R, राइट। तो यहां से अगर मैं रिलेशन बनाऊं तो I इज इनवर्स, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। तो यहां पे ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में, और अपन को पता है कि पैरेलल में वोल्टेज होता है सेम। सो यहां से क्या बन गया? I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। इसका मतलब जिस वाले रजिस्टर की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें करंट कम होगा, और जहां पे रेजिस्टेंस कम होगा वहां पे करंट ज्यादा होगा। तो इसका मतलब मुझे ये चेक करना है कि इन दोनों वायर में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट कम होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वहां करंट ज्यादा होगा। अच्छा, अब आते हैं रेजिस्टेंस में। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चा R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, राइट। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, राइट। अब यहां से जरा चेक करो, ये जो रेजिस्टिविटी है दोनों के लिए सेम है, एरिया है दोनों के लिए सेम है। इसका मतलब यहां से मुझे समझ आ गया कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डिपेंड कर रहा है बच्चा लेंथ पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? इसका मतलब, और वो भी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। और क्वेश्चन में बोला हुआ है बच्चा, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि A वाले वायर का लेंथ B वाले वायर से ज्यादा है। तो अगर A वाले वायर का लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू B वाले वायर, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू B वाले वायर। अब अगर A वाले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका करंट कम होगा। इसका मतलब A वाले में आपका जो करंट है बच्चा वो कम होगा B वाले से, राइट। करंट कहां पे जाता है? B वाले में। करंट कहां जाता है? B वाले में। क्यों? क्योंकि B वाले का रेजिस्टेंस बच्चा कम है, तो जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट ज्यादा है। अब जिसमें करंट ज्यादा आएगा तो उसका अमीटर हायर रीडिंग देगा। इसका मतलब ये हो गया कि A1 से रीडिंग किसमें ज्यादा होगी? A2 में। सो A2 विल रीड हायर करंट। बोल सकता हूं यहां पे
कि A2 इंडिकेट हायर रीडिंग फॉर करंट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि A वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है और B वाले का रेजिस्टेंस कम है, तो जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट ज्यादा होगा, और जिसमें करंट ज्यादा है, जिस वाली ब्रांच में करंट ज्यादा है, वो अमीटर हायर रीडिंग देगा, राइट। तो A2 इंडिकेट्स हायर रीडिंग फॉर करंट। क्लियर हो गया? नोट करें। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है, 2011 के पेपर में पूछा गया है, 2011 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करें और उसके बाद खुद से ट्राई जरूर करें। देखिए क्वेश्चन क्या है। इन द सर्किट डायग्राम शोन, आपको सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा, द टू रेजिस्टेंस वायर ए एंड बी आर ऑफ सेम लेंथ। बच्चों बोला हुआ है कि दो हमारे पास रेजिस्टेंस वायर हैं ए और बी जिनकी लेंथ सेम है। इसका मतलब एल ए इक्वल है एल बी के, दोनों की लेंथ सिमिलर है। एंड सेम मटेरियल, बच्चों फिर से रेजिस्टिविटी सेम है, रो ए इज इक्वल टू रो बी, बट ए इज थिकर देन बी। लेकिन बच्चों दोनों का एरिया डिफरेंट है, और एरिया किसका ज्यादा है? ए वाले वायर का एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू बी वाले वायर से, क्योंकि ए थिकर है और यहां पे बी कैसा है? थिन है। विच अमीटर A1 एंड A2 विल इंडिकेट हायर रीडिंग फॉर करंट। बच्चों बिल्कुल सिमिलर है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। यहां पे भी क्या पूछा है अपन से कि कौन सी वाली रीडिंग ज्यादा होगी। तो बच्चों रीडिंग के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले फाइंड करो रेजिस्टेंस। क्या फाइंड करो? रेजिस्टेंस, जिसका अपन को पता होता है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/I, या मैं ऐसे बोल देता हूं I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका करंट कम होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका करंट ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? अब जरा चेक करना बच्चा, रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे अपन। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। बच्चों रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ भी सेम है, तो ये चीज तो कांस्टेंट हो गई। तो R किस पर डिपेंड किया? 1/A पे। इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि जिसका एरिया ज्यादा होगा, यहां से क्या इंफॉर्मेशन आ गई कि जिसका एरिया ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। एरिया ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, और जिसका एरिया, यहां से क्या पता लगा कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। इसका मतलब जिसका एरिया ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसका एरिया कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, सिंपली। तो अब एरिया किसका ज्यादा है ये अपन को क्वेश्चन में बोला है, तो हमें बोला हुआ है बच्चा यहां पे कि एरिया ए वायर का ज्यादा है एरिया ऑफ बी वायर। तो जिसका एरिया ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कैसा है बच्चा? कम। इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ए इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। बी वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो बच्चा जिसका रेजिस्टेंस, जरा चेक करना, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका करंट कम है। तो इसका मतलब ए वाले का जो रेजिस्टेंस है वो कम है, तो ए वाले वायर में करंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी वाले वायर से। ये बात समझ आ रही है? जिसका एरिया ज्यादा था उसका रेजिस्टेंस कम है, और जिसका रेजिस्टेंस कम है उसका करंट ज्यादा है। तो जिसका करंट ज्यादा है वही वाला अमीटर हमें हायर रीडिंग देगा। तो किसका एरिया मतलब करंट ज्यादा है? ए वाले वायर में। तो ए वाले वायर में अगर करंट ज्यादा है तो ए वाले वायर में कौन सा मीटर है? A1। तो A1 इंडिकेट हायर रीडिंग। तो क्या लिख सकते हैं यहां से? दैट इज A1 इंडिकेट हायर रीडिंग फॉर करंट। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बचा कम है। इसका रेजिस्टेंस कैसा है? कम है एज कंपेयर टू बी। क्लियर हो गया? नोट करें। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखें। देखिए, 3 VI graphs are drawn individually for 2 resistors and their series combination. Out of A, B, C, which one represents the graph for series combination of the 2 others? Give reason. बच्चों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ के ना समझने की कोशिश करें। मैं आपको समझाता हूं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने ये बोला है बच्चा कि हमारे पास 2 रजिस्टर हैं और उन 2 रजिस्टर का हमने 3 ग्राफ ड्रॉ किए हैं, एक 2 इंडिविजुअल रजिस्टर का और एक फिर उनका सीरीज कॉम्बिनेशन का। मतलब जो 2 रजिस्टर थे उनका सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया, एक ग्राफ उसके लिए है और बाकी 2 ग्राफ इंडिविजुअली दोनों रजिस्टर के लिए है। तो कौन सा वाला ग्राफ इंडिविजुअली रजिस्टर का है और कौन सा वाला ग्राफ सीरीज कॉम्बिनेशन का है, ये अपन को पता करना है। जरा चेक करें। देखिए ग्राफ ये वाला दिया हुआ है जहां A, B, C 3 चीजें बोली हुई है। बच्चा ग्राफ है VI ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? VI ग्राफ। तो सबसे पहले हमें यह सीखना होगा कि आखिर में जो VI ग्राफ है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। कोशिश करें इस बात को। तो अगर बच्चा मैं यहां बात करूं, ये हमारे पास है VI ग्राफ,
कौन सा ग्राफ है? वीआई ग्राफ। अच्छा बच्चा, अपन को पता है कि वीआई ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। किसकी वैल्यू देगा? रेजिस्टेंस। स्लोप का मतलब होता है बच्चा tan थीटा, ये हमें किसकी वैल्यू देता है? रेजिस्टेंस की। इसका मतलब इस वाले ग्राफ से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जिस वाले ग्राफ का एंगल ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, क्लियर हुआ? इसका मतलब 3 ग्राफ ए बी सी, तो बच्चा ए का एंगल देखो सबसे छोटा है, बी का एंगल देखो उससे बड़ा है, सी का एंगल देखो सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब जिसका एंगल सबसे बड़ा उसका रेजिस्टेंस सबसे बड़ा। तो सी वाले का जो रेजिस्टेंस है दैट इज मैं लिख देता हूं आर सी, ये सबसे ज्यादा है, आर बी उससे कम है और आर ए सबसे कम है। ये हमें इंफॉर्मेशन कहां से मिली? ग्राफ से। ये हमें इंफॉर्मेशन कहां से मिली? ग्राफ से। क्या इंफॉर्मेशन मिली? कि आर सी सबसे बड़ा है, उसके बाद आर बी का नंबर है और उसके बाद आर ए का नंबर है। क्यों? जिसका एंगल बड़ा उसका रेजिस्टेंस बड़ा, जिसका एंगल बड़ा उसका रेजिस्टेंस बड़ा। इसका मतलब बच्चा चेक कर रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या किया? लेट किया कि 2 रजिस्टर मान लिए, एक R1 है और एक R2 है। अगर बच्चा मैंने इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिया, किस में लगा दिया? सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो R इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा? R1 प्लस R2। इसका मतलब बच्चा ये हुआ कि जब हम लोग 2 रजिस्टर को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो जो R इक्विवेलेंट है ये R1 से भी ज्यादा होता है और R इक्विवेलेंट ये R2 से भी ज्यादा होता है। इसका मतलब जो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रजिस्टर है वो R1 से भी ज्यादा है और R2 से भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि दोनों को ऐड करके आया है। तो ये बात मुझे समझ आ गई कि जिसका रजिस्टर इस ग्राफ में सबसे ज्यादा होगा वो रिप्रेजेंट करेगा सीरीज कॉम्बिनेशन को। किसको? सीरीज कॉम्बिनेशन को। तो किसका ज्यादा है? RC का। सो RC मतलब C वाला जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा सीरीज कॉम्बिनेशन को। किसको? सीरीज कॉम्बिनेशन को। तो C वाला जो ग्राफ है ये अपन किसको रिप्रेजेंट करेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन को। और बाकी जो A और B है वो हमारे इंडिविजुअली रजिस्टर को शो करेंगे। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा वाला ग्राफ सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो C वाला ग्राफ सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि इसका रजिस्टर सबसे ज्यादा है। और अगर हम लोग 2 रजिस्टर या 2 से ज्यादा रजिस्टर को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो हमें रजिस्टर सबसे ज्यादा मिलता है, हमें जो रेजिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा वैल्यू मिलती है। क्लियर हो गया? नोट करें गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 2010 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार रीड करके ना पहले मीन समझो क्वेश्चन का। चलिए रीड करते हैं। देखिए, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर डिपेंड्स। हाउ विल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर चेंज इफ इट इज स्ट्रेस्ड टू सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड। बच्चों क्वेश्चन ने क्या बोला है समझो पहले। क्वेश्चन ने बोला है कि एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है तो उस सिलेंड्रिकल कंडक्टर पे रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जो हमारा रेजिस्टेंस है वो उस सिलेंड्रिकल कंडक्टर के कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहली बात ये पूछी है। सेकंड बात क्या पूछी है? हाउ विल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर चेंज इफ इट इज स्ट्रेस्ड सो दैट इट्स लेंथ इज डबल। अगर हम उस सिलेंड्रिकल कंडक्टर की लेंथ को खींच के दुगना कर दें, 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें, तब उसके रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, तो पहले वाले पार्ट का जो आंसर है चेक करें। उसने बोला हुआ है कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं रेजिस्टेंस के, राइट? उस रेजिस्टेंस पे कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो बच्चा रेजिस्टेंस पे जो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, फैक्टर्स डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है अभी आपने तो मेरी इलेक्ट्रिसिटी की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाएं और पूरा थ्योरी पोर्शन चेक कर लें जाके, राइट? तो बच्चा अगर हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है तो कुछ इस तरह से होगा। बच्चा सिलेंड्रिकल कंडक्टर में 2 चीजें हैं, एक तो इसकी लेंथ, इसको अपन हाइट भी बोल सकते हैं, और एक इसका एरिया, तो रेजिस्टेंस जो डिपेंड करेगा बच्चा, डिपेंड करेगा एक तो लेंथ पे और दूसरा डिपेंड करता है रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया पे। तो रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और दूसरा फैक्टर कौन सा है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। इसके मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन उसकी बात नहीं की है, केवल ये पूछा है कि सिलेंड्रिकल कंडक्टर, इसका मतलब कुछ मेटल का तो बना ही होगा, उसके कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, इस पर भी डिपेंड करता है। गॉट इट? अब आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पे। अब बोला हुआ है बच्चा इसकी लेंथ को अगर हमने खींच के 2 गुना कर दिया, 2 टाइम्स बढ़ा दिया, दैट इज डबल कर दिया। तो जरा लेट करने पहले
हम लोग लेट करते हैं कि जो L1 है वो L है। बच्चा जो A1 है इनिशियली, ये क्या है इनिशियली, वो A है। तो बच्चा रेजिस्टेंस कितना होगा इनिशियली, दैट इज R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1। अब जब हमने इसको स्ट्रेच किया, खींच दिया, तब इसकी लेंथ कितनी हो गई 2L। बच्चा एरिया, अब एरिया कितना होगा, इसकी इंफॉर्मेशन पहले बनानी पड़ेगी कि एरिया कितना होगा। इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R2 इज इक्वल टू रो L2 और A2। इसका मतलब अगर मुझे A2 की वैल्यू मिल जाए तो हम लोग R2 कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मुझे A2 की वैल्यू मिल जाए तो हम लोग R2 कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि A पे भी तो डिपेंड कर रहा है, राइट। और अगर आप इसको खींचोगे तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, लेकिन एरिया भी तो कम होगा। कोशिश कर रहे हैं इस बात को समझने की। अगर हम लेंथ बढ़ा रहे हैं बच्चों, हम लोग लेंथ किससे बढ़ा रहे हैं, खींच के। अगर जब हम लोग खींचते हैं या फिर हम लोग कंप्रेस करते हैं तो इसका एरिया भी चेंज होता है। गॉट इट। तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चा, जब हमने इसको खींचा या फिर हमने इसको कंप्रेस किया तो जो एरिया चेंज होगा, राइट, वो हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, एक दूसरी बात ये है बच्चा कि अगर हम लोग किसी भी कंडक्टर को खींचते हैं या फिर कंप्रेस करें लेकिन उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, तो जो वॉल्यूम है V1 इज इक्वल टू V2, खींचने से पहले और खींचने के बाद में ये इक्वल है। तो पहले वॉल्यूम कितना होगा, उसका एरिया उसकी लेंथ, उसका एरिया इंटू लेंथ, राइट। पहले एरिया कितना है A, लेंथ कितनी है L, सेकंड में एरिया कितना हो गया A2, कैलकुलेट करना है। सेकंड में लेंथ कितना हो गया 2L। सो बच्चा A2 कितना आ गया यहाँ से, सो A2 इज इक्वल टू, जरा चेक करना कितना आया, A2 इज इक्वल टू A इंटू L डिवाइड बाई 2L। सो बच्चा L से L कैंसिल आउट, सो A2 इज इक्वल टू A बाई 2। इसका मतलब A2 हो चुका है पहले वाले का हाफ। कितना हो चुका है, पहले वाले का हाफ। क्लियर है। अच्छा, अब निकालते हैं R2। बच्चा R2 कितना होगा, R2 इज इक्वल टू रो L2 कितना है 2L, A2 कितना है A बाई 2, राइट। सो R2 इज इक्वल टू, बच्चा ये 2 पर पहुंचेगा और 2 ये रहा एक 4 रो L अपॉन A, और रो L अपॉन A ये क्या है अपने पास, इनिशियल रेजिस्टेंस, दैट इज R1। सो दैट इज R2 इज इक्वल टू 4R1, और R1 क्या था अपने पास, सिंपल 4R। इसका मतलब पहले वाले का 4 टाइम्स रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। सो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज 4 टाइम्स। कितना इंक्रीज कर जाएगा, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स जो है रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर हुआ, नोट करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक बार, अ नाइक्रोम वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर नाइक्रोम वायर हुज लेंथ इज 3 टाइम्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 टाइम्स द फर्स्ट वायर। बच्चा इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 वायर्स हैं, मान लेते हैं कि एक फर्स्ट वायर है और एक सेकंड वायर है। बच्चा दोनों ही नाइक्रोम के बने हुए हैं, दोनों ही किस चीज के हैं, नाइक्रोम वायर है। ये भी नाइक्रोम का है फर्स्ट वाला वायर, और सेकंड वाला भी नाइक्रोम का है, ये भी नाइक्रोम का है, राइट। अच्छा, अब बच्चा लेट करते हैं कि इसका जो लेंथ है, सपोज दैट L1 वो L है, इसका जो एरिया है वो A है। बच्चा इसका जो रेजिस्टेंस हमें दिया है वो दिया है 10 ओम। कितना दिया है, 10 ओम। अच्छा बच्चा, जब दोनों ही वायर सेम मटेरियल के हैं तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। इसका मतलब रो1 इज इक्वल टू रो2, रो1 इज इक्वल टू रो2, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी बच्चा। क्लियर है। अच्छा, सेकंड वाले वायर के बारे में बोला उन्होंने कि जिसकी लेंथ L2 ये फर्स्ट वाले वायर से 3 टाइम्स है, और इसका जो एरिया है वो फर्स्ट वाले वायर से 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तब बच्चा हमें इस वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तब हमें सेकंड वाले वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, राइट। ये हमें R1 दिया हुआ है 10 ओम। क्लियर इतनी बात। तो चलिए चेक करते हैं। R1 बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, R1 इज इक्वल टू रो, बच्चा ये तो रो1 इज इक्वल टू रो2, आपस में इक्वल है किसके, मैं रो मान लेता हूँ इसको, है ना, क्योंकि रेजिस्टिविटी सेम होती है जब मटेरियल सेम होता है तो। अच्छा, रो L1 अपॉन A1, सो R1 इज इक्वल टू रो, बच्चा L1 कितना है L डिवाइड बाई A, और इसकी वैल्यू बच्चा अपन को पता है 10 ओम। सो ये हमें गिवन है, गॉट इट। अच्छा, R2 फाइंड करना है। R2 का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज रो L2 अपॉन A2, R2 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2, रखें वैल्यू इसमें। सो R2 इज इक्वल टू रो, बच्चा L2 कितना है, इट इज 3L, A2 कितना है, इट इज 4A। सो बच्चा R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4 रो L अपॉन A, और बच्चा रो L अपॉन A, रो L अपॉन A, दिस इज द R1, और इसकी वैल्यू कितनी है 10 ओम।
सो R2 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 10, राइट। कितना हो गया यहाँ से जरा चेक करें, R2 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 10। कैलकुलेट करते हैं इसको, ये 5 टाइम्स 2 से और ये 2 टाइम्स 2 से। सो R2 इज इक्वल टू कितना हुआ 15/2 ओम। सो R2 इज इक्वल टू 7.5 ओम। सो सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस कितना आ गया 7.5 ओम। क्लियर हुआ, नोट करें इसको इतना। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे बेस्ड है। क्वेश्चन में बोला है बच्चा हमें सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और पूछा है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। ये हमें आपका सर्किट डायग्राम गिवन है, सर्किट डायग्राम गिवन है। सर्किट डायग्राम में ये वाला रेजिस्टेंस 3 ओम का है, ये वाला रेजिस्टेंस 3 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है। यहाँ पे की लगी हुई है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है 20 वोल्ट की। गॉट इट। इसको सॉल्व करके हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो बच्चों एग्जाम में आप किस तरह से लिखोगे वो पूरा पैटर्न मैं यहाँ लिखूंगा और उसी तरह से आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तो जिस वे में मैं यहाँ बताने वाला हूँ उसी वे में आप इस क्वेश्चन को लिखोगे। सबसे फर्स्ट क्या करना है अपन को, यहाँ पर जितने भी रेजिस्टेंस दिए हुए हैं उन सबकी नेमिंग करो। जैसे मैंने इसको बोल दिया R1 है, इसको बोल दिया R2 है, बच्चों ये R3 गिवन है, इसको R4 लेट कर लिया, ये R5 और ये R6। इसी वे में एग्जाम में लिख के आओगे तो आपको फुल मार्क्स देगा एग्जामिनर। क्लियर है। अब देखिए यहां से करंट ड्रॉ हुआ बच्चा, करंट यहां से ड्रॉ होगा तो यहां से अब करंट जाएगा तो ये और ये तो सीरीज में है, इसका मतलब ये पूरा सर्किट सीरीज में है। लेकिन इसमें ये दोनों और इसमें ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो सबसे पहले जो पैरेलल में है ये दोनों, इनको सॉल्व करें। तो पहले मैंने क्या लिखा, R3 एंड R4 आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। तो इसको मैंने बोल दिया R डैश। सो R डैश इज इक्वल टू R3 इंटू R4 डिवाइड बाई R3 प्लस R4। ये वाला फॉर्मूला लगाएं बच्चा, ये वाला फॉर्मूला और 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 आपस में सेम फॉर्मूला है। उसी को सिंप्लीफाई करोगे तो ये फॉर्मूला बनता है। कितना आ जाएगा यहाँ से, R3 कितना दिया है 2, सो 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2। सो R डैश कितना आ गया बच्चा यहाँ से, दैट इज 4/4, ये आ गया आपका 1 ओम। राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो R5 एंड R6 आर इन पैरेलल, ये भी पैरेलल में है तो क्या बन जाएगा R डबल डैश, उसको मैंने नया नाम दिया R डबल डैश। कितना हो जाएगा ये R5 इंटू R6, R5 प्लस के R6 कितना हुआ 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। सो ये हो गया बच्चा 1/2 ओम। गॉट इट। अब अगर हम लोग सर्किट डायग्राम को वापस से ड्रॉ करें तो जरा चेक करें, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आपका, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है। इन दोनों को सॉल्व करके सिंपली अपन ने 1 ओम का एक रेजिस्टर बना लिया। तो यहाँ पे अब एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ऐसे ही इन दोनों को सॉल्व करके हमने एक नया रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया और ये आपकी सर्किट डायग्राम, यहाँ बैटरी लगी हुई है और यहाँ आपकी की लगी हुई है। ये हमारा फाइनली सर्किट डायग्राम बन गया, जिसमें R1 ये वाला है कितने का 3 ओम का, R2 ये है 3 ओम का, ये वाला है R डैश, R डैश कितना है 1 ओम, ये 1 ओम का आ गया। और ये फाइनली आपका R डबल डैश 1/2 ओम का, कितने का है 1/2 ओम का। अब बच्चा जरा चेक करें, यहां से करंट ड्रॉ होगा तो ये पूरे सर्किट, ये पूरी सर्किट कैसी है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब R1 R2 R डैश और R डबल डैश, R1 R2 R डैश एंड R डबल डैश, ये सब कैसे आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में, R इन सीरीज, R इन सीरीज, ये सब सीरीज में है। तो जब सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट कितना होगा R1 प्लस R2 प्लस R डैश प्लस R डबल डैश, कितना आएगा 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ये कितना हुआ 3 और 3 6 और एक 7, 7 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 7 2 14, 14 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सो इट इज 15/2। सो बच्चा R इक्विवेलेंट कितना आ गया यहाँ से 7.5 ओम। कितना आ गया सर्किट का सॉल्व हो गया पूरा R इक्विवेलेंट 7.5 ओम। क्लियर है, नोट करें। तो गाइज आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।
ऐसे ही वीडियो के साथ में, ऐसे ही क्वेश्चन के साथ में, ऐसे ही न्यूमेरिकल के साथ में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।